तो कल हमने बजट पढ़ लिया था। बजट में हमने डिस्कस किया था कि बजट क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, डिटेल डॉक्यूमेंट है, जो हमें बताता है कि हमारा एस्टिमेटेड इनकम के रिसोर्सेज क्या है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज क्या है गवर्नमेंट के लिए, और एस्टिमेटेड हमारे एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारे डिटेल्स बताए जाते हैं। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें भी होती हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस किस हेड से किया जाना है और एक्सपेंडिचर किस किस हेड पे किए जाना। कंप्लीट एक प्लान ऑफ डिस्कशन होता है कि रेवेन्यू कहाँ से किया जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर, जैसे रेल, रोडवे, ब्रिज, इस पे कितना, एग्रीकल्चर पे हमारा खर्चा कितना आने वाला है, स्पेंडिंग कितना वाला है, एजुकेशन पे हम कितना खर्चा करने वाले हैं, एजुकेशन के अलावा एग्रीकल्चर पे हम कितना खर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सारा एक एस्टिमेट होता है। ये एक्सपेंडिचर के अलावा हमारा रेवेन्यू का भी एस्टिमेट हम प्लान करते हैं कि इस बार हमारा टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट को बढ़ाना है कि घटाना है। और ये बजट भी हमारा क्या है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी होता है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस का मतलब अगर गवर्नमेंट बन रही होती है या फिर प्लान हो रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होना है, तो उस टाइम पे भी हम प्लान करते हैं कि बजट ऐसा हो या फिर हमारा टैक्सेशन पॉलिसी ऐसा हो जिससे कि जो भी आम जनता है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और उसको लगे कि हाँ, इस बजट से मुझे बेनिफिट मिला है, कहीं राहत मिला है। तो ये तो मोटा मोटे हमने बजट का डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि बजट किस तरह से हमारा या तो सरप्लस हो सकता है, या फिर डेफिसिट हो सकता है, या फिर एक हमारा बैलेंस बजट भी हो सकता है। तो बैलेंस बजट, तो यहाँ पे हमारा क्या था, जब हम बजट में देखे थे तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बजट रिसिप्ट था, एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट, और यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर था। तो या तो ये केस हो जाता है कि ये दोनों बराबर हो, या फिर एक ज्यादा हो सकता है, हमारा रिसिप्ट ज्यादा हो सकता है एक्सपेंडिचर से, और हमारा दूसरे केस में रिसिप्ट कम हो सकता है एक्सपेंडिचर से। तो अब ये फर्स्ट केस में जब हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के बराबर है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड का मतलब हमारा एग्जैक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर आ रहा है, इसमें कमी ज्यादा नहीं है। दूसरे केस में अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा। आयुषी, हाँ सर। सर सरप्लस सरप्लस में होगा बनेगा। फिर। ये हो जाएगा हमारा सरप्लस। और तीसरे केस में अगर हमारा एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड बजट रेवेन्यू कम है एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर से, तो ये केस क्या होगा, डेफिसिट सर होगा। डेफिसिट, डेफिसिट होगा। तो पहले केस में तो हमारा जितना रेवेन्यू हो रहा है उतना हम खर्च कर दे रहे हैं। दूसरे केस में हमारा जितना रेवेन्यू हो रहा है उसका एक हिस्सा अपने पास बच रहा है, कंप्लीटली हम उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सरप्लस अमाउंट आ रहा है। तीसरे केस में क्या है कि हम कहीं ना कहीं से बोरोविंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर से कम है, तो ये डेफिसिट के केस में जा रहे हैं। तो अब हम तीनों केसेस के देखेंगे कि बेनिफिट क्या है या फिर प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड बजट का। तो बैलेंस्ड बजट में पहला पॉइंट क्या है कि बैलेंस्ड बजट शो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ है कि हमारा इस केस में किसी भी तरह का लोन नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इट मीन्स का हमारे पास कोई एक्सेस या डेफिसिट, हमारा लोन वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा आइडियल सिचुएशन बट नॉट प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस केस में हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का भी सिचुएशन अराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर हो रहा है। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, नॉट प्रैक्टिकल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन।
अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिचुएशन पॉसिबिलिटी है, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की पॉसिबिलिटी है अगर बैलेंस बजट है तो भी। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर बैलेंस बजट के सिचुएशन में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है तो वो डिजायरेबल नहीं होता है। डिजायरेबल इन द सेंस कि ये सही नहीं है, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ उस पॉइंट पे नहीं हो रहा होगा। तो हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करें। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाते हैं? स्पेंडिंग ज्यादा करके या फिर हम टैक्सेशन पॉलिसी कम करके। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बैलेंस बजट है वहां पे भी हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस वजह से लिखा हुआ है कि इट इज एन आइडियल सिचुएशन। ये तो ठीक है कि हमारा बजट डेफिसिट में नहीं है या फिर सरप्लस में नहीं है, एक आइडियल सिचुएशन है जब ये बैलेंस्ड है, बट नॉट प्रैक्टिकल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। It indicates that government is not indulging in wasteful activity. Wasteful activity का मतलब गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू है वो कम्प्लीटली ऐसे जगह पे स्पेंड हो रहे हैं जहां होने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं आप एक्सेस खर्च करेंगे, फिजूल खर्च करेंगे, तो आप डेफिसिट में जा सकते हैं। तो ये दो पॉइंट थे बैलेंस बजट के। फिर देखते हैं कि सरप्लस बजट के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सरप्लस बजट में मोर मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट देन बीइंग इंजेक्टेड। तो मोर मनी यहाँ पे कैसे टेकन अवे हो रहा है? यहाँ पे हमने इंजेक्शन और लीकेज पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, याद है? हाँ इंजेक्शन एंड सर। लीकेज। हाँ सर। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मोर मनी टेकन अवे फ्रॉम द इकोनॉमी। तो इट मीन्स कि अगर हमारा रिसीप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर हम कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी से पैसा खींच रहे हैं अपने तरफ। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किस सिचुएशन में? जब आपका बजट सरप्लस हो रहा है। बजट सरप्लस में इकोनॉमी में इंजेक्शन वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? आप कह सकते हैं लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है। यहाँ पे विड्रॉल ऑफ मनी हो रहा है। कैसे समझ में आ रहा है ना? अगर आपने हाँ टैक्स सर। चार्ज कर लिया तो पब्लिक के पॉकेट से ज्यादा पैसा आपका गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड के लेवल को क्या करता है? यहाँ पे रिड्यूस करता है। ये कैसे होगा? एग्रीगेट लेवल का डिमांड यहाँ पे हमारे रिडक्शन होगा क्योंकि आपने दो चीजें करी, या तो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई किया या फिर फिस्कल पॉलिसी अप्लाई किया। तो यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास किस वे में आएगा? आप उनसे ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिए। अगर उनसे आप टैक्स के फॉर्म में ज्यादा चार्ज कर लेंगे तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड को ये रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आ रही है? हमारा डिस्पोजेबल इनकम से इसको कनेक्ट कर लो तो ये पॉइंट हाँ क्लियर हो सर, समझ जाएगा। में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी में देखते हैं। ड्यूरिंग द डिफ्लेशन सरप्लस बजट फर्दर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे क्या है? डिफ्लेशन में ऑलरेडी क्या है कि प्राइसेज गुड्स एंड सर्विसेज की गिर रही होती है। यही हमारा डिफ्लेशन वाला सिचुएशन होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस निरंतर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिर रही होती है। और इसके बाद परचेजिंग पावर भी हमारा क्या होता है? उसमें इंक्रीज होता है। तो अगर सरप्लस वाला सिचुएशन है, इट मीन्स कि डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है सरप्लस वाला या फिर एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट वाला, वो और फर्दर इंक्रीज होके और हमारा वाइड हो जाएगा। समझे? तो surplus budget further reduces the aggregate demand and it worsens the situation. Next
हमारा है कौन सा, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट में हमारा क्या होगा कि रिसिप्ट हमारा एक्सपेंडिचर से कम होगा। और डेवलपिंग कंट्री में, यहाँ पे इसको कनेक्ट करो, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री में जनरली डेफिसिट बजट ही होता है। क्यों? क्योंकि डेफिसिट बजट इसलिए होता है कि हम डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, या फिर हम जब हम डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग हम ज्यादा करते हैं। स्पेंडिंग किस चीज पे करते हैं, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, रेल, रोडवे, ब्रिज, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं। तो इस वजह से हमारा स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होता है, और स्पेंडिंग ज्यादा होने की वजह से ये जनरली डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, डेफिसिट बजट में रहती है। तो डेफिसिट बजट ये डेवलपिंग कंट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको नोट कर लेना। इट हेल्प्स to increase the level of aggregate demand। डेफिसिट बजट में हम ये भी देख रहे हैं कि डेफिसिट बजट इंक्रीज करता है एग्रीगेट डिमांड के लेवल को। तो डेफिसिट बजट में हम क्या करते हैं, हमारा डेफिशिएंट डिमांड वाला सिचुएशन याद है, डेफिशिएंट डिमांड वाला सिचुएशन याद है। तो हाँ हमारा सर, डिमांड क्या होता है, सप्लाई से कम होता है, ज्यादा। डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो कम होने वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करने का भी काम करेंगे। कैसे? क्योंकि डेफिसिट बजट में एग्रीगेट डिमांड हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट से समझो सीधे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट है, जो कि कम है किससे, एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर से। तो इस केस में हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, और स्पेंडिंग ज्यादा करने की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो यही वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया है। पहला वाला पॉइंट हमारा क्या था कि हमारा जनरली जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बजट डेफिसिट में होते हैं वो कंट्री। और दूसरा क्या है कि इससे हमारा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे होते हैं रेदर देन या एज कंपेयर टू बजट रेवेन्यू। तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड आप बढ़ा रहे होते हैं कंट्री का। तो अब समझ में आया ये वाला पॉइंट, कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाता है बजट डेफिसिट। और ये हाँ सर। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड टू कंट्रोल डिफ्लेशन। तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप, और एक्सेस डिमांड में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डेफिसिट बजट डेफिसिट है, ये डिफ्लेशनरी गैप से भी कोरिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट सरप्लस वाले में इन्फ्लेशनरी गैप से भी कोरिलेट करके देख सकते हो। तो मैं इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो गए उससे। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें क्या है कि देखो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिचुएशन किसी भी लेवल पे हो सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे इक्वल है तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। बैलेंस बजट में भी, तुम्हारा ये सरप्लस बजट में भी, और तुम्हारा डेफिसिट बजट, तीनों ही केसेस में डेफिसिट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो सकता है। तो इन केस में कैसे हमें इनको मैनेज करना है, अगेन वही मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और फिस्कल पॉलिसी टूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, इस वजह से हम डेफिसिट में जा रहे हैं। और डेफिशिएंट डिमांड के कंडीशन में भी ये हमारा इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं, और हमारा डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को भी हम कंट्रोल करते हैं। तो ये समझ में आ गया। हाँ सर। देखो इसमें फिर वो चीज नेक्स्ट वाले पॉइंट में आ गया,
ये डिफ्लेशन का हमने अभी चर्चा किया। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड, तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो इट मीन्स वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो उसमें क्या है कि डेफिसिट बजट विल फर्दर इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन। अब जब हमारा एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन है और एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में अगर हमारा बजट डेफिसिट है, तो बजट डेफिसिट होने के बाद अगर इसको ऐसे कंसीडर करो यहाँ से रेवेन्यू वाले पार्ट के लिए कि रेवेन्यू हमारा कम है, तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बढ़ेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने के बाद मतलब चीजों के दाम और बढ़ना चालू हो जाएंगे। दोनों को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था और दोनों ही केसेज में यहाँ पे वो सिचुएशन अप्लीकेबल हो रहा है कि कैसे एक डिफ्लेशन के वे में भी काम कर रहे हैं और कैसे वही चीज इन्फ्लेशन में भी काम कर रहे हैं। ये पॉइंट तुम लोग को क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन आ रहा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डेफिशिएंट डिमांड के कंडीशन में हमारा क्या है कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड, यहाँ से फिर से मैं ले लेता हूँ, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड कम है सप्लाई से, तो हमारा बजट डेफिसिट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज कि एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है किससे? रेवेन्यू से। जब हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड इंप्रूव होगा। ये बात क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड जब हमारा इंप्रूव होगा तो जो डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन है, अब यहाँ पे आना, यहाँ से डेफिसिट डिमांड वाली जो सिचुएशन है, तो क्या ये अब इंप्रूव होगी? नो सर। एग्रीगेट जब डिमांड बढ़ेगा तो डेफिसिट डिमांड वाली चीजें तो अब इंप्रूव हो जाएगी ना। तो जो डिफ्लेशन वाला सिचुएशन है तो वो भी अब इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने लगेगा ना। यहाँ पे डेफिसिट वाला, देखो यहाँ पे बजट डेफिसिट को रिलेट कर रहे हैं कैसे ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में वर्क कर रहा है, इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आया है। हमने क्या पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और उसी से तो हमारा ये एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट निकल के आ रहा है ना। तो बजट डेफिसिट में क्या होगा कि हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होगा। तो जब एक्सपेंडिचर एक्टिविटी, स्पेंडिंग एक्टिविटी जब हम कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी से, स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ता है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि डिमांड लेस देन सप्लाई थी, अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगा तो धीरे धीरे डेफिसिट डिमांड क्या हुई, इम्प्रूव होने लगी। और जो डिफ्लेशन वाली चीजें थी वो भी अब डिफ्लेशन से इम्प्रूव होने लगेगी। तो ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा वाला पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना था मुझे, वो एक बार फिर से देख लें जिसमें कंफ्यूजन हुआ था कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, ये हमने डेफिसिट डिमांड की बात की थी। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो उस केस में क्या होगा कि अगर बजट डेफिसिट है तो इट इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। it increase the difference between aggregate demand और supply। तो यहाँ पे हमारा बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट का मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। तो अब बताओ, जब बजट डेफिसिट है, अब यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, अब समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे तुमको भी समझना है। भाविका समझ में आया? सर ऐसे ही थोड़ा उसको समझाइए ना, आ गया। जो चलो ठीक है। डेप्थ डिमांड वाला था। अच्छा, डेफिसिट वाले की तरह इसको भी समझा दें, ठीक है। हाँ, तो अब इसी यहाँ पे तरह उसको भी समझा दीजिए।
ठीक है। अच्छा, सिंपल तरीके से इसको समझाएं या वैसे अभी एक्सप्लेन किया था उस तरीके से इसको समझाना है? क्या बताना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर बोल रही हूँ जैसे इसको इजी में लिख दिए वैसे उसको भी लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा। इतना लिख दिए कुछ नहीं ऊपर से उड़ गया। तो एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर ये वाला समझ में आ गया। चलो ठीक है। उसमें क्या था, सिंपल ये एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन था। उसमें एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे हमारा बजट डेफिसिट वाला सिचुएशन। तो अगेन यही वाला सिचुएशन, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। तो यहाँ पे बजट डेफिसिट से एक्सपेंडिचर हम ज्यादा कर रहे होंगे, तो ये वाली सिचुएशन हमारा खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से हमारा ये जो डिमांड वाली सिचुएशन है और इंक्रीज करने लगती है। तो इस वजह से क्या है कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ने लगता है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये सिंपल में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कुछ रह गया। चलो, अब डेफिसिट की हमने बात कर लिया। डेफिसिट के यहाँ पे तीन टाइप्स हैं। डेफिसिट के तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सा? एक तो है पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो इस केस में अगर डेफिसिट है तो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। क्लियर? हाँ। फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अभी बताएंगे कि क्यों है ये। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आएंगी? हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़ा था, कौन कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे भी वही चीज, टोटल रिसीट में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिख लेना। इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, क्या लिख रहा हाँ सर हूँ? समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके फॉर्मूले। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा, जब हम फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे, उसमें से गवर्नमेंट के जो भी लोन्स और बोरोइंग्स हैं उसपे से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। अब इसको वन बाय वन करके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट में क्या चीजें हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो पहला तो सिंपल डिफरेंस है कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू के फॉर्म में, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में जो हमारा इनकम है उससे ज्यादा है। ठीक है, ये रेकरिंग नेचर का है, दोनों रेकरिंग नेचर का। तो रेकरिंग वाला हमारा इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर से कम है, तभी हम रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस थ्रू रेगुलर इनकम। सिंपल, पहला बात, जो रेगुलर इनकम है उससे हम एक्सपेंडिचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट जनरेट हो रहा है। तो क्या है, इनएबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। तो डिसेविंग वाला हमारा पॉइंट यहाँ से निकल के आ जाएगा। लास्ट वाली क्लास में हम, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप अपने सेविंग वाले पार्ट से इसको एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये आप क्या है, अपना सेविंग यूटिलाइज कर रहे हो, तो डिस सेविंग हो गया। या फिर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट आपने पूरा खत्म कर दिया तो कहीं और से बोरो कर रहे हैं, या फिर कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा आप यूज कर रहे हैं। और कैपिटल रिसिप्ट में हमने क्या क्या देखा था कि आपके बोरोइंग्स हो सकते हैं या फिर डिस इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर रिकवरी ऑफ लोन भी हो सकते हैं।
तो ये आप वो सारी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर आपके पास पहले से जो सेविंग है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीप्ट। चलो ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यूज ऑफ कैपिटल रिसीप्ट मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हायर बोरोइंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट। तो ये सिंपल एक पॉइंट है कि अगर आप एक्सेस बोरोइंग करते हैं तो वो फ्यूचर बर्डन या फ्यूचर जनरेशन पे एक बर्डन होता है। फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन का क्या मतलब होगा कि जितना ज्यादा लोन होगा वो लोन आप कहाँ से पे करोगे, वो लोन का अमाउंट आप रेवेन्यू जब जनरेट करोगे तो वो आने वाला फ्यूचर जनरेशन से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, क्योंकि रेवेन्यू का दो ही तरीका है, टैक्स फॉर्म में और फिर नॉन टैक्स फॉर्म में। तो आप टैक्स ज्यादा चार्ज कर रहे होगे, और जितना ज्यादा लोन बढ़ेगा आप उतना ज्यादा टैक्स ज्यादा चार्ज करोगे। तो ये फ्यूचर जनरेशन पे क्या है, ये बर्डन कंसीडर किया जाता है। चलो और कुछ है इसमें। रेवेन्यू डेफिसिट वार्निंग सिग्नल फॉर गवर्नमेंट टू इधर कर्टेल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या है कि एक वार्निंग सिग्नल है। तो वार्निंग सिग्नल क्या है कि अगर डेफिसिट है तो हम एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, या फिर हम रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कौन से देख रहे थे, फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा, फिस्कल डेफिसिट में आ जाओ। अच्छा, यही वाला था तुम्हारा मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। आप रिड्यूस एक्सपेंडिचर कर लेंगे या फिर इंक्रीज रेवेन्यू कर लेंगे। फिस्कल डेफिसिट इज द रेफर टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोड। हम ये एक चीज देख लिए, फॉर्मूला से ही हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर which comprises of revenue expenditure and capital expenditure is more than total receipt which comprises of revenue receipt plus capital receipt excluding borrowing। excluding हमने borrowing को क्यों exclude कर दिया, कोई बताएगा मुझे? भाविका explain? यस सर। हमारा यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, जैसे हमने यहाँ पे जब डिफरेंस निकाला टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट का, तो फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन के लिए, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन के लिए हमने बोरोइंग को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? इसका सिंपल आंसर है, बोरोइंग से हमारा क्या है, डेट क्रिएट होता है। बोरोइंग से हमारा क्या होता है, डेट क्रिएट होता है, एक लायबिलिटी क्रिएट होती है जिससे हमें पुनः क्या है, पेमेंट करना होगा। और हम यहाँ पे रिसिप्ट में वही चीज देखते हैं जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में हो। नॉन डेट मतलब अगर हमने डिस इन्वेस्टमेंट किया, कोई कैपिटल एसेट सेल किया, मशीनरी सेल किया, तो उससे क्या है कि हमें रिसिप्ट आएगा और हमारे पास से मशीनरी चला जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई बर्डन क्रिएट नहीं होगा, कोई डेट क्रिएट नहीं होगा। इज इट क्लियर? और डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, रिकवरी ऑफ लोन प्रोसीड। तो अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है तो लोन क्या है, हमारा एसेट्स है जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, कंपनी को दिया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो वहां से रिकवरी भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आती है। उस कैपिटल रिसिप्ट से भी हमारा डेट क्रिएट नहीं होता है, इस वजह से हमने केवल डेट वाले पार्ट को माइनस किया है, तब जाके हमारा ये फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट होके आता है। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू डेफिसिट में हम केवल रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बोरोइंग उसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जब कल कैलकुलेशन आएगा, सिंपल कैलकुलेशन भी आएगा, वहां पे अगर बोरोइंग का अमाउंट दे दिया है तो वहां से उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो अब इसमें और क्या चीज रह गया, इसमें एक दो और फॉर्मूले हैं, उसको किस तरह से हम डिराइव करते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूला तो मैंने यहीं पे लिख दिया है। पहला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। उसको फर्दर
डिस्क्लोज करेंगे या फिर फर्दर उसको एलाबोरेट करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर को क्या लिख देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव प्लस कैपिटल रिसीव, इसको एक ब्रैकेट में कर लेना, और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और इसका एक तीसरा फॉर्मूला है, क्या चीज है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले में लिख देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक पेज ले लेता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, ये एक ब्रैकेट में कर लेना, और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है फिस्कल डेफिसिट का? हाँ ये सर। भी सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने पहले वाले में क्या किया था, टोटल रिसिप्ट लिया था और टोटल पेमेंट लिया था, टोटल रिसिप्ट में हमने एक्सक्लूडिंग किया था बोरोइंग। यहाँ पे भी सेम ही इक्वेशन है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये तो प्लस में आएगा, और यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव और यहाँ पे है कैपिटल रिसीव, ये भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर पुराना वाला ही फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आएगा। तो सेम ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि सिंपल एमसीक्यू आएगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा फिस्कल डेफिसिट है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको बताना होगा कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, लिख लो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जहां भी कैपिटल रिसीव्ड आएगा वहां पे इसके साथ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग अटैच रहेगा। अब थोड़ा इसके फीचर्स देख लेते हैं, कुछ है फिस्कल डेफिसिट के। यहाँ तक समझ में आया भाई, भाविका, सुहाना, धनंजय? यस आ गया। ठीक है। तो मैं भी हूँ। हाँ आयुषी, मैं भूल गया क्या? चलो, समझ में आया आयुषी? यस। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो, फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग के इक्वल क्यों बोला गया है। फिस्कल डेफिसिट हमारा इज इक्वल टू बोरोइंग होता है, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले तो इक्वेशन हमने जितना देखा है वहीं से इसको निकाल लो कि हमने हर जगह इसको क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। तो एक तो वहां से इसको कंसीडर कर सकते हो। दूसरा चीज, जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम उतने ही अमाउंट से बोरोइंग करते हैं हम। और वो बोरोइंग किस किस फॉर्म पे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, वो बोरोइंग हम आरबीआई से भी ले सकते हैं, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, या फिर हम वो पैसा पब्लिक से रेज कर सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू से, टोटल रेवेन्यू से या टोटल रिसिप्ट से क्या है, ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट को जितना कम पड़ रहा है उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करेंगे, उतने अमाउंट की बोरोइंग करेंगे। और वो बोरोइंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, पब्लिक से हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से हो सकती है, या फिर फॉरेन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी हम बोरोइंग करके इस फिस्कल डेफिसिट को
मैनेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग के इक्वल हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं फिजिकल डेफिसिट के। तो पहला इम्प्लीकेशन है डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप कैसे होगा, सिंपल है। अगर हम फिजिकल डेफिसिट को भरपाई करने के लिए बोरोइंग करेंगे तो बोरोइंग को हमें फिर से वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। बोरोइंग यानी हमारा लोन। तो लोन किसी भी कंट्री से लेंगे या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेंगे या फिर पब्लिक से लेंगे तो उनको लोन भी चुकाना है और लोन के साथ उस पे हमें इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। और इंटरेस्ट पेमेंट करने के साथ अगर हमारा ये उतना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से इस लोन को पेमेंट करने के लिए फिर से हम एक नया लोन लेंगे। तो ये एक साइकिल बन जाती है कि आप लोन को चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आप ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन। अब फिजिकल डेफिसिट को आपने भरपाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एक तो आपने बोरोइंग कर लिया। बोरोइंग करने के बाद कहाँ कहाँ से आपने बोरोइंग किया, पहला पॉइंट पब्लिक से, दूसरा आरबीआई से, हाँ, फिर फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट से। यहाँ से बोरो करने के बाद हमने क्या देखा कि डेब्ट ट्रैप में हम फंस गए। दूसरा चीज हम बोल रहे हैं कि इससे इन्फ्लेशन भी होता है। तो वो इन्फ्लेशन कैसे होता है, जब आप आरबीआई से पैसा मांगते हो तो आरबीआई नोट प्रिंट करती है और प्रिंट करके गवर्नमेंट को देती है, तो मनी सप्लाई हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक मनी सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ेगा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये आरबीआई से बोरोइंग करने के वजह से होता है, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। फॉरेन डिपेंडेंस, क्योंकि हमने फॉरेन गवर्नमेंट से डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बोरोइंग किया तो हमारी डिपेंडेंस किस पे हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट पे है। जैसे पाकिस्तान चाइना से लोन लेता है या फिर चाइना से लोन लिया था श्रीलंका ने भी, तो उनकी हालत क्या हो गई, चाइना जैसे उनको कंट्रोल करना चाहता है, जैसे बोलता है करने के लिए वो करते हैं। तो फॉरेन डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है जब आप फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे हैम्पर होगा, क्योंकि इस बोरोइंग की वजह से, ये बोरोइंग की वजह से आप जब भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की सोचते हो तो टैक्स का जो रेट है वो आप ज्यादा चार्ज करते हो, ज्यादा इंक्रीज करते हो। तो ये बर्डन क्या है, जो करंट जनरेशन है वो शिफ्ट होकर नेक्स्ट जनरेशन पे चला जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसका एक लिमिट डिसाइड किया गया है कि जनरली कंसीडर किया जाता है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो हमारा जीडीपी है उसके 3% से ज्यादा नहीं जाए। 3% ऑफ जीडीपी ये फिजिकल डेफिसिट का अमाउंट है कि 3% से ज्यादा न जाए। इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू राइज बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट। मतलब अगर 3% के लिमिट में रहता है जीडीपी का क्या चीज, फिजिकल डेफिसिट, तो वो मैनेजेबल होता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए द सेफ लिमिट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज कंसिडर्ड टू बी 3% ऑफ द जीडीपी। तो ये सिंपल एक एमसीक्यू बन के आ जाएगा कि कितने परसेंट जीडीपी का होना चाहिए जो मैनेजेबल लिमिट के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो सोर्सेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या देखा था, बोरोइंग। बोरोइंग से हम क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे क्या चीज को, फिजिकल डेफिसिट को। वो बोरोइंग कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हमारे कौन कौन से हैं, बैंक है, कमर्शियल बैंक। और एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे कौन से हैं, अच्छा इंटरनल सोर्सेज में हमारे पब्लिक भी हैं। पब्लिक और कमर्शियल बैंक इंटरनल सोर्सेज में है। पब्लिक से कैसे हम लेते हैं,
हमने गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिया या ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, तो ये हमारा हो गया इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम कैसे बोरो करेंगे? तो या तो हम फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं, लाइक IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा हम बोरोइंग के अलावा दूसरा फाइनेंसिंग कैसे करेंगे डेफिसिट का? तो इसका नाम ही है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या? क्योंकि हम डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है ये तो कि मनी गवर्नमेंट, सप्लाई वाला है ना। हाँ वही वाला है। तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जाती है किसके पास? RBI के पास, और RBI यहाँ पे नए नोट प्रिंट करती है। न्यू नोट्स आर प्रिंटेड। तो जब भी नया नोट प्रिंट होगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब गवर्नमेंट को आरबीआई नए नोट प्रिंट करके देती है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे आरबीआई नए नोट ऐसे ही प्रिंट करके गवर्नमेंट को नहीं दे देती है, उसके बदले वो क्या लेती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होता है आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले नोट प्रिंट करके देती है गवर्नमेंट को, और ये कंप्लीट प्रोसेस का नाम दिया गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसलिए ये जो बोरिंग वाला सिचुएशन है, इसको ज्यादा सेफ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इससे हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नए नोट प्रिंट होगा तो नया नोट इकोनॉमी में फ्लो कर जाएगा, और ये इससे मनी सप्लाई बढ़ती है। लेकिन अगर आप बोरो करते हैं तो बोरोइंग से मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। बोलोगे कि सर वो तो पैसा आ ही रहा है, नहीं तो फिर वो रिटर्न भी होता है ना, और उस पर हमारा इंटरेस्ट भी पेमेंट होता है। तो इस वजह से उससे इन्फ्लेशन नहीं होता है। अब लास्ट वाला हमारा पॉइंट रह गया प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हमने कैलकुलेट कर लिया। फिस्कल डेफिसिट में से सिंपल हम जो गवर्नमेंट का लोन है, लोन पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, वो अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे तो आपका निकल के आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है? प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को आपको फाइनेंस करने के लिए बोरो किया होगा, उस बोरोइंग में से कितना आपका एज ए इंटरेस्ट पेमेंट चला जाएगा। एक बार इसको देखो, implication government borrowing are going to meet, ठीक है, it indicates how much of the government borrowing are going to meet expenses other than interest payment। implication समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइमरी डेफिसिट में आपने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आपने माइनस कर दिया, और अभी हमने क्या पढ़ा कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? बोरोइंग। तो इट मीन्स कि आप बोरोइंग में से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि बोरोइंग में से इंटरेस्ट पेमेंट लेस कर दिया, तो अब हमारे पास जो बचा पैसा उसी को हम एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। हमारे पास जब डेफिसिट हुआ तो डेफिसिट करने के बाद हमारे पास खर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा ना, तो खर्चा करने के लिए हमें कुछ अब पैसे तो जुगाड़ करने पड़ेंगे ना। तो वो जुगाड़ कैसे होगा? हम बोरोइंग करेंगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो फुलफिल करनी है ना। तो जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बोरो करेंगे। अब बोरोइंग में से हमारे पास ऑलरेडी एक इंटरेस्ट का पेमेंट है, एक उधारी है जिसपे हम कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो बोरोइंग में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इंटरेस्ट वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास जो बचा अमाउंट बोरोइंग में से है वो कौन सा अमाउंट है? प्राइमरी डेफिसिट।
अब यही अमाउंट तो हम खर्च कर रहे होंगे ना एक्चुअल में, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ सर। चलो ये चीज हो गया इम्प्लीकेशन। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। इंटरेस्ट पेमेंट हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। यहाँ पे हमारा फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट में हमने क्या निकाला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ हमने क्या बोला कि अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाता है तो गवर्नमेंट फोर्स होती है, मतलब गवर्नमेंट को फोर्सफुली न चाहते हुए भी बोरो करना पड़ता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आपको पूरा करना है। तो ये वाला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट, ये अगर हम इधर ले आते हैं तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ये वाला हमारा इक्वेशन बनेगा? आयुषी, सुहाना, भाविका, ये इक्वेशन समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाती है तो हाँ गवर्नमेंट को फोर्सफुली बोरो करना पड़ता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस केस में आपका फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाता है। तो इट मीन्स कि आपका जितना इंटरेस्ट पेमेंट बन रहा है उतना ही आपका फिस्कल डेफिसिट भी है, तो सेम उतना अमाउंट। इट मीन्स कि आपको एक्सेस कुछ खर्चा करने के लिए बचेगा ही नहीं। आप जितना फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। यस सर। चलो आज की कहानी इतनी ही थी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आज का क्लास, है ना? थोड़ा बीच में हाँ ज्यादा सर, बहुत टॉपिक गंदा लगता है ये मेरे को। और गंदा लगता है। कौन है, आयुषी है कि सुहाना? सर मेरे को। तो अब मैं दिख नहीं रहे हो ना, तो आवाज समझ में नहीं आया। सुहाना थी क्या? सर सुहाना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा क्लियर हुआ हाँ सर, या पहले फिर से वैसे ही? क्लियर हुआ। चलो ठीक है, वही थोड़ा सा था इसमें। इसीलिए मैंने कल इसको बंद कर दिया था। मुझे कल एक्सपेंडिचर तक ही डिस्कस करना था, तुमने वहां पे मना भी कर दिया कि सर इतना रहने दीजिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा इक्वेशन था, फॉर्मूला था। इस वजह से मैंने इसको स्किप करके रखा था कि सिंगल एक ही क्लास में इसको सारा डिस्कस करेंगे। चलो एक बार फिर से, कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत है, अगर नोट्स बना रहे हो तो देखो, बताओ कहीं है तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, अदरवाइज फिर क्लोज करते हैं। धनंजय, आयुषी? सर सही है, Yes, अगर sir. पढ़ेंगे अभी आज, अगर कुछ फंसा तो फिर से पूछ लेंगे। ठीक, गुड। वीडियो एक बार रिवाइज कर लेना और फिर ठीक है। बताना जहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।